नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। शुरुआत बड़ी खबर के साथ में करेंगे। गाजीपुर से बड़ी खबर इस बीच आ रही है। एक युवक ने पत्नी और 2 बच्चे की हत्या कर आत्महत्या कर ली। युवक ने 2 बच्चे पत्नी की हत्या कर खुद को भी मौत की नींद सुला दिया। पत्नी और 2 बच्चों की गला दबाकर हत्या की और फिर खुद फांसी के फंदे पर लटक गया। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत से फिलहाल इलाके में हड़कंप मच गया। सादात थाना क्षेत्र के कस्बा सादात का ये पूरा मामला है। एक ही परिवार के 4 लोगों की दरअसल मौत हो गई। पति पत्नी और 2 बच्चे। युवक ने खुद फांसी पर लटककर आत्महत्या कर ली। ऐसे कई मामले आजकल लगातार सामने आ रहे हैं और ये बेहद दर्दनाक हैं। आसिफ खान मेरे साथ है, मेरे सहयोगी। आसिफ, मामले में क्या कुछ बड़ा खुलासा? ये मामला वाकई आत्महत्या का है या फिर इसमें कोई हत्या का पेच भी है? बिल्कुल मैम, मैं बता दूं कि ये जो मामला है जो हत्या की बताई जा रही है, पर ये लोग बता रहे हैं, गांव वाले जो है, कि ये बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे। ये रेलवे की तैयारी कर रहे थे। जो इनकी 2 बच्ची थी, 2 बच्ची जो इनके रात में गला दबाकर हत्या की गई है, फिर वो अपने आप को खुद हत्या कर ली गई है। मतलब लेकिन ऐसा क्यों हुआ? कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था? कोई इनके पास में आर्थिक तंगी थी? क्या कुछ वजह रही है इस पूरे हत्या और आत्महत्या की? कुछ गांव वाले बता रहे हैं कि मैम, जो घटना रात में जब आते थे, थोड़ा चहल पहल के, मतलब दारू के नशे में जो भी, तो ये अपने आप परिवार में हमेशा झगड़ा करते थे। हमेशा जब भी होते तब औरत को मारते थे, पीटते थे। इसके बाद 2 बच्चियां थी। बच्चियां हमेशा रात में मतलब पापा के पास रहती थी और पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि रात में ही ऐसा घटना हो गया। मतलब हैरत की बात है, जो अच्छा खासा नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जैसा आप जिक्र कर रहे हैं, एजुकेटेड फैमिली, और उसके बाद शराब, एजुकेटेड फिर शराब, फिर पत्नी के साथ मारपीट करना, ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। कुछ तो है कहीं पर छूटा हुआ सा आसिफ। अब कप्तान सर मौके पर हम लोग बाइट लिए हैं। कप्तान सर का कहना है क्या कि कह रहे हैं एसएसपी साहब जो मौके पर इस वक्त मौजूद है? उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में? अभी प्रथम दृष्टया वो क्या कुछ कह रहे हैं? किस एंगल से जांच अभी शुरू कर रही है पुलिस अधीक्षक आए थे रामबदन सिंह जी, जो ये खुद कहे हैं एक बाइट में कि मतलब ये जो ये इनका आदमी था, ये अपना रेलवे की तैयारी कर रहा था, जो कि अच्छा पढ़ा लिखा था आदमी। पता नहीं ऐसा क्यों हो गया, मतलब फैमिली के रात में विवाद हुआ, ये अपने दोनों बच्चियों को गला दबाकर हत्या कर दिया, अपने आप को फांसी लगा लिया। अच्छा, पड़ोस वाले कुछ बता रहे हैं? जब इतनी बेरहमी से अपने ही परिवार के लोगों को मारा है तो कोई चीख पुकार तो होगी। अगर बच्चियों को पहले मारा तो पत्नी को दुख हुआ होगा, अगर पत्नी को मारा तो बच्चियों ने, किसी ने कोई चिल्लाकर किसी को बताया होगा। इतनी आसानी से हत्या कर दी गई। कुछ बता रहे हैं पड़ोसी? कोई आवाज सुनी हो किसी भी तरीके की, कोई बात? कि जो पड़ोसी हैं, इनके का नाम है कि रात में दोनों बच्चों को पहले गला दबाकर हत्या करते, जो इनकी औरत और दोनों बच्चे, दोनों बच्चे अलग सोते हैं और पत्नी और पति दोनों एक रूम में सोते हैं। तो ये दोनों पहले बच्चियों का गला दबाया, फिर इसके बाद आत्महत्या किया, फिर इसके बाद ये अपना खुद फांसी लगा के मौत हो गई इनका। चलिए, शुक्रिया आपका फिलहाल। लेकिन बड़ा ही दर्दनाक ये पूरा वाकया है और बहुत ही हैरत अंगेज ये पूरा मामला है। जिन बच्चियों से वो बेइंतहा प्यार करता था, उन बच्चियों को मौत की नींद सुला दिया। पति पत्नी के आपस के झगड़े में बच्चों को मौत की नींद सुला देना, ये कहाँ का इंसाफ हुआ? और अगर आपने उन बच्चों को पैदा किया है तो उनको मारने का अधिकार आपको कौन दे देता है? जिंदगी देने वाले अगर आप हैं तो जिंदगी छीनने का अधिकार तो आपको किसी ने नहीं दिया। उन बच्चों की अपनी जिंदगी है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों इस तरीके के कई मामले लगातार सामने आ रहे हैं। देहरादून में कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक है आज। सभी विधायकों को बैठक में मौजूद रहना होगा। विधायकों के असंतोष को खत्म करने पर मंथन होगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा भी इस बैठक में शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य विधानसभा में संभालेंगे पूरा पदभार, जैसे उन्होंने जिक्र किया था। सभी विधायकों को बैठक में मौजूद रहने को कहा गया है। कांग्रेस के अंदर जो अंदरूनी फूट की खबरें तमाम लगातार आ रही है सामने, उसको फिलहाल पूरा ये कह लीजिए कि संवारना और सहेजने का काम चल रहा है कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने अभी तक ऑफिशियली अपना पदभार संभाला तक नहीं है, उससे पहले ही कांग्रेस के अंदर बवाल मच गया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य विधानसभा में पदभार संभालेंगे ऑफिशियली। अब देखिए चीजें जो प्रोसीजर में वो अब आएंगी। नामों का ऐलान पहले हो चुका था। करण महारा ने पहले ही कहा था कि वो इस डेट को अपना पदभार संभालेंगे। सभी विधायकों को बैठक में मौजूद रहने को भी कहा गया है। विधायकों के असंतोष को खत्म करने पर मंथन होगा। संदीप नेगी है मेरे साथ, मेरे सहयोगी। संदीप, जरा पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे, आज क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा कांग्रेस के भीतर?
जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहला कार्यक्रम जो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हैं वो कुछ ही देर बाद अब विधानसभा पहुंचेंगे और विधानसभा में उनका जो आज पदभार ग्रहण समारोह है वो यहाँ पर किया जाएगा। और उस पदभार समारोह ग्रहण में जो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा हैं वो भी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं और जो तमाम जो विधायक हैं कांग्रेस के उनके भी मौजूद रहने की आशंका है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि चूंकि कल जो प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने अपना पदभार संभाला था कांग्रेस भवन में, और उसके बाद आज जो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हैं वो अपने विधायकों के साथ यहाँ पर अपना जो पदभार विधानसभा में ग्रहण करेंगे। लेकिन सबसे मतलब कांग्रेस के लिए ये प्रदर्शित करना इस वक्त कितना इंपॉर्टेंट हो गया कि यहाँ सब कुछ ऑल इज वेल है, और ये ऑल इज वेल दिखाने के लिए बाकायदा आदेश दिए जा रहे हैं, निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई फॉलो करेगा कि नहीं करेगा यह भी कुछ देर बाद क्लियर होगा। जी बिल्कुल। देखिए, चूंकि अगर कल की बात करें तो महज 19 में से 6 विधायक ही करण माहरा के जो समारोह में वो आए थे, लेकिन आज सीधे तौर पर जब यहाँ पर पदभार ग्रहण विधानसभा अध्यक्ष का हो तो उसके बाद एक जो विधानमंडल दल की बैठक भी बुलाई गई है, जहां पर कि सीधे तौर पर ये स्पष्ट हो जाएगी कि आखिरकार कितने विधायक नाराज है। क्योंकि कल जिस तरह मात्र 6 विधायक आए थे और उसके बाद आज जिस तरह से विधायक मंडल जो विधानमंडल दल की बैठक होनी है उसमें कितने विधायक आते हैं, ये सबसे बड़ी देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि अगर बात करें तो 10 विधायक ऐसे हैं जो कि लगातार पार्टी से नाराज चल रहे हैं। यहाँ तक कि जो हरीश धामी है धारचूला से विधायक, उन्होंने तो बिल्कुल सीधे तौर पर कहा है कि वो कांग्रेस छोड़ने के लिए तैयार है। दूसरी ओर अगर प्रीतम सिंह की बात करें, कद्दावर नेता हैं, छहवार के विधायक हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, वो भी पूरी तरह से कांग्रेस से खफा है और कहीं न कहीं जो अटकलें उनकी भाजपा में जाने की भी लग रही है। तो ऐसे में कहीं न कहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य को एक चैलेंज जरूर साबित होगा कि वो अपने जो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जिनको जो 19 विधायकों का जो समर्थन है वो जुटा पाते हैं या फिर नहीं। ये कहीं न कहीं इस आगे कुछ ही देर बाद स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि एक बजे के आसपास ये जो बैठक है ये कहीं न कहीं रखी गई है। जी वापस लौटते हैं आपके पास में। करण माहरा के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में कांग्रेस की गुटबाजी जमकर नजर आई, जहां नए पदाधिकारियों के चुने जाने से नाराज करीब 10 से ज्यादा कांग्रेस के विधायक कार्यक्रम से नदारद रहे। जैसा कि पहले जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि 10 ऐसे विधायक हैं जो यहां तक फैसला कर चुके कि वो कांग्रेस को छोड़ देंगे। इस बीच मंच से गणेश गोदियाल ने प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव सहित वरिष्ठ नेताओं को खरी खोटी खूब सुनाई, साथ ही करण माहरा को भी नसीहत दे डाली। गणेश गोदियाल ने कहा कि जिस तरह से अपने इस्तीफे के बाद मीडिया से कहा गया कि गोदियाल से इस्तीफा मांगा गया है, तो क्या मैं इस उम्र में ही कंडम हो गया हूं। उन्होंने प्रभारी देवेंद्र यादव को साफ साफ कहा कि हम आज भी जहां खड़े हो जाएं, लाइन वहीं से शुरू होती है। गोदियाल ने कहा कि उन्हें मात्र 7 महीने का कार्यकाल मिला तो उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया। उसके बाद जब पार्टी हारी तो उन्होंने स्वयं आकर प्रदेश प्रभारी से कहा कि वो इस्तीफा देना चाहते हैं। उसके बाद मीडिया के सामने भी खुलकर अपनी जिम्मेदारी निश्चित की थी, लेकिन जिस तरीके से उन पर लांछन लगाए गए, उनकी ईमानदारी पर सवाल दागे गए, उससे उनके दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। लेकिन ये मंच उनके लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि जब मुझे मौका दिया गया तो मैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए नाइट वॉचमैन की तरह काम करता रहा। गोदियाल ने देवेंद्र यादव को निशाने पर लेते हुए कहा कि जब उन्हें प्रदेश का प्रभारी दिया जा रहा था प्रभार, तो कांग्रेस के कई नेताओं से पूछा गया, लेकिन आज किसी को नहीं पूछा गया। मलाल इतना है प्रभारी जी, मीडिया में जो हमने कहा, जो सुना, देखिए मैं तो चुनाव हारा, अध्यक्ष के रूप में मैंने दूसरे दिन आपसे यह आग्रह किया कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूं, लेकिन मीडिया में जो ये गया, मैं उसी दिन इस्तीफा देना चाहता था, लेकिन मीडिया में जो ये बात गई कि उनसे इस्तीफा लिया गया, ये मुझे दुख नहीं कहूंगा लेकिन मलाल कहूंगा कि मलाल जरूर है। और ये ऊपर से ये बात कि कांग्रेस नेतृत्व नया नेतृत्व पैदा करना चाहता है, इसका मतलब हम इस उम्र में कंडम हो गए। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि यह भी जिद है कि जहां खड़े होंगे लाइन वहीं से शुरू होगी। यूपी में कोरोना के आंकड़ों में फिर से इजाफा हो रहा है। 4 दिन में संक्रमण दर 0.09% बढ़ चुकी है। बढ़ते कोरोना को लेकर एक्शन में आ चुकी है सरकार। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। एनसीआर जिले में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट पर फिर से जांच होगी। एक्सप्रेस वे पर भी फिर से शुरू होगी कोविड की जांच। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली से आने वाले यात्रियों की जांच। नोएडा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 332। नोएडा में 24 घंटे के भीतर ही कोरोना के 65 नए मामले। 65 नए मामलों में से 19 बच्चे भी कोरोना संक्रमित हैं। गाजियाबाद के अंदर कोरोना के केस 113 के पार हो चुके हैं। देखिए, कोरोना के आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। अभी बीच के अगर कुछ दिनों को आप देखते हैं तो लग रहा था मानो ऐसे कोरोना जा चुका है, लेकिन एक बार फिर से पहले कई स्कूल्स के अंदर बच्चों के कोरोना संक्रमित होने की खबर आई, क्योंकि अभी हाल ही में बच्चों के लिए स्कूल्स ओपन हुए हैं और वो डेली रूटीन में आए थे। लेकिन अब एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के मद्देनजर
सरकार सजग हो चुकी है और कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए सरकार फिर से कदम उठा रही है और लगातार यूपी के अंदर से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। 0.09% की बढ़ोतरी हो चुकी है केसेस के अंदर। और मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं जो कि फिलहाल अपडेट देंगे कोरोना को लेकर। यादराम भारती संवाददाता गाजियाबाद से, निशांत शर्मा हमारे साथ में है नोएडा से। यादराम, अगर गाजियाबाद की बात करते हैं, जानकारी के मुताबिक 113 एक दिन के अंदर केसेस सामने आ रहे हैं गाजियाबाद के अंदर। एकाएक इतनी तेजी से आंकड़ों के अंदर इजाफा हो रहा है, क्या कुछ प्रशासनिक स्तर पर एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, गाजियाबाद में कोरोना के मामले तो बढ़ते जा रहे थे, लेकिन इसकी गंभीरता उस समय समझ में आई जब 22 स्कूलों में करीब 32 छात्र इस कोरोना संकट की चपेट में आए संक्रमण की, और 5 जो शिक्षक हैं वो कोरोना पॉजिटिव हुए। उसके बाद स्कूलों को बंद करा दिया गया, ऑनलाइन क्लासेस वहां पर शुरू कर दी गई। अभी फिलहाल की बात करें तो 113 के करीब यहाँ पर पॉजिटिव केस है, लेकिन अधिकारी इस बात को लेकर तसल्ली में है कि मरीज तो बड़े हैं, लेकिन ऐसी कोई नौबत नहीं आई जिसकी वजह से इनको अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आए। तो यहाँ थोड़े से खुश नजर आते हैं अधिकारी, लेकिन जो सर्विलांस टीम है वो लगातार काम कर रही है और दावा ये किया जा रहा है कि जो भी पॉजिटिव है, जो भी उनके संपर्क में आया है, उन सभी की जांच की जा रही है, और जैसे जैसे जांच बढ़ रही है वैसे वैसे जो कोरोना पॉजिटिव है उनके बढ़ने की संख्या और सामने आएगी। फिलहाल जो दावा है अधिकारियों का वो यही है कि कोरोना के संक्रमण बढ़ रहे हैं, लेकिन अस्पताल में भर्ती नहीं हो रहे हैं, और साथ ही जो मरीज हैं उनको घर में रहकर इलाज की हिदायत दी जा रही है। लेकिन गंभीर बात बच्चों को लेकर है, जहाँ पर संक्रमण बढ़ता जा रहा है। जी निशांत, अगर नोएडा की बात करते हैं, यहाँ पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है और क्या कुछ एहतियातन कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं? क्या चेकिंग अभियान को तेजी से और बढ़ाया गया है? वैक्सीनेशन पर कितना फोकस किया जा रहा है? जब से स्कूलों के अंदर कोरोना केस की पुष्टि हुई है, उसके बाद से एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जाकर उनको अलर्ट किया जा रहा है। स्कूलों के अंदर अभिभावकों को अलग अलर्ट किया जा रहा है, बच्चों को अलर्ट किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया दोनों का। इस बीच बड़ी खबर आ रही, सीधे हम बड़ी खबर का फिलहाल रुख करेंगे। देखिए, दिल्ली से ये बड़ी खबर है, लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द हो गई। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते में सरेंडर करने को कहा है। 10 फरवरी को आशीष मिश्रा को जमानत मिली थी। 10 फरवरी आपको याद होगा, आज जब चुनाव चल रहा था उस दौरान में दरअसल जमानत मिली थी, लेकिन अब ये जो पूरा मामला है जमानत को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते में सरेंडर करने को कहा है और जमानत याचिका को लेकर जो यहाँ पर जो सुनवाई चल रही थी उसमें जमानत याचिका पर सुनवाई होने के बाद में फिलहाल रद्द कर दिया गया जमानत को। लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को फिर सलाखों के पीछे जाना होगा। लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने पर सुनवाई हुई और इसी पूरे मामले में जमानत रद्द हो गई है आशीष मिश्रा की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं आशीष मिश्रा। आशीष मिश्रा की जमानत रद्द हो गई। 10 फरवरी को अब सरेंडर करना, अब 10 फरवरी को देखिए, 10 फरवरी को जमानत मिली थी और अब सरेंडर करना होगा 1 हफ्ते के भीतर। लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द हो चुकी है। आशीष मिश्रा को अब सरेंडर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका खारिज करने पर सुनवाई हुई। पीयूष मेरे साथ हैं। पीयूष, सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं, अब सलाखों के पीछे जाना होगा, 1 हफ्ते में सरेंडर करना होगा। जी बिल्कुल, आशीष मिश्रा जो है उस पर सुनवाई चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। और आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत दी थी और आशीष मिश्रा की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी और उसी पे आज सुनवाई होनी थी, जिसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर आशीष मिश्रा को जो है उसको सरेंडर करना होगा। तो आशीष मिश्रा के लिए कहीं ना कहीं अब मुश्किलें बढ़ गई है। लगातार आशीष मिश्रा के वकील की ओर से दलीलें सुप्रीम कोर्ट में दी गई, लेकिन किसी भी प्रकार की जो दलीलें हैं उससे जज कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं हो पाए। और एक बात और सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई है कि हाई कोर्ट फिर से एक बार इस मामले की सुनवाई करे, फिर से एक बार चिंता करे इस पर। तो इसको लेकर एक बड़ी अहम खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से कि आशीष मिश्रा की जो जमानत है उसको रद्द किया गया है और 1 हफ्ते में आशीष मिश्रा को अब सरेंडर करना होगा। चलिए, अब यहाँ पर लगातार आपको अपडेट हम दे रहे हैं कि क्या कुछ सिचुएशन बनी है और पीयूष आपको लगातार बता रहे हैं। पीयूष,
मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। 10 तारीख को, इससे पहले 10 फरवरी को जमानत मिली थी और यह चुनाव का वक्त था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि याचिका यहां पर दी गई कि ये जो जमानत मिली है उसको खारिज किया जाना चाहिए, उसको रद्द किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता कौन है, इस बारे में भी चाहेंगे कि डिटेल्स आप दें। जी बिल्कुल, देखिए याचिकाकर्ता की ओर से ये कहा गया था कि चूंकि आशीष मिश्रा पर बड़े ही गंभीर आरोप थे, करीब करीब कई किसानों को कुचलने जैसे आरोप आशीष मिश्रा पर लगे थे। चूंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं आशीष मिश्रा, इस वजह से ये काफी अहम हो गया था और तमाम तरीके के जो राजनीति है उस पर भी राजनीति तेज हो गई थी। ऐसे में लगातार आशीष मिश्रा की ओर से हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दलीलें दी गई। चूंकि कई एक वकील हैं, उन्होंने ये याचिका डाली थी और निश्चित तौर पे किसान संगठनों की ओर से ये वकील पेश हुए थे और कहा गया था कि आशीष मिश्रा ने जो किया है वो कहीं ना कहीं जो जघन्य अपराध है और इस कंडीशन में चाहे वो किसी के भी बेटे हों, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के ही बेटे क्यों हो, लेकिन जमानत देना ठीक नहीं होगा क्योंकि इससे समाज में भी गलत संदेश जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई के दौरान में क्या कुछ कहा, क्योंकि यूजुअली इस तरीके के मामले पर देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही सख्त टिप्पणी आती है। अब इस पूरे मामले को लेकर जब रद्द की गई जमानत, तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी बेहद सख्त रही होगी इस पूरे मामले को लेकर। उस विषय पर कोई जानकारी है अभी? जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हाईकोर्ट के जो फैसला दिया था, जमानत दिया था हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा को, तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी प्रकार से आरोपी में या अपराधी में फर्क नहीं किया कोर्ट नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट फर्क नहीं करेगा, चाहे आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ही क्यों ना हो या जिस प्रकार से वहां पे जो अपराध हुए हैं, जिस प्रकार से आरोप लगे हैं आशीष मिश्रा पे, गंभीर और जघन्य आरोप लगे हैं। कई पिस्टल की भी बात कही गई थी, तो अलग अलग दलीलें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आशीष मिश्रा की ओर से भी रखी गई थी। आशीष मिश्रा के वकील ने भी कई दलीलें रखी थी कि जो जमानत मिली है, हमने सबूत पेश किए हैं, हाई कोर्ट से जो जमानत मिली है वो हमारे पक्ष में थी। ऐसे में इस जमानत को बरकरार रखा जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं डाली गई थी, जो दलीलें दी गई आशीष मिश्रा के खिलाफ, जो दलीलें दी गई, निश्चित तौर पे आशीष मिश्रा को अब 1 हफ्ते के अंदर ही सरेंडर करना पड़ेगा। अगर आशीष मिश्रा सरेंडर नहीं करते हैं तो पुलिस जबरन उन्हें गिरफ्तार करेगी। चलिए पीयूष, आपके पास हम वापस लौट रहे हैं। 10 फरवरी को आशीष मिश्रा को जमानत मिली थी। आशीष मिश्रा कौन है, आशीष मिश्रा ने क्या किया था, इस पर ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सभी बखूबी इस बात को जानते हैं कि आशीष मिश्रा कौन है और उसने क्या किया था। सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका फिलहाल जो इसको लेकर सुनवाई हो रही थी, उसमें जमानत खारिज कर दी गई है, रद्द कर दी गई है और अब 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है आशीष मिश्रा को कि सरेंडर करना होगा आपको। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इससे पहले 10 फरवरी को जमानत दे दी थी और ये चुनाव का वक्त था, जैसा हम लगातार आपको बता रहे हैं। लेकिन अब लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते का वक्त दिया है सरेंडर करने के लिए और इस 1 हफ्ते के भीतर आशीष मिश्रा को सरेंडर करना होगा। यानी यहां पे कोई राहत आशीष मिश्रा के लिए नहीं है। पीयूष लगातार आपको अपडेट दे रहे थे कि क्या कुछ आज सुप्रीम कोर्ट की इस सुनवाई के दौरान में रहा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ लहजे में यह कह दिया कि चाहे वो गृह राज्य मंत्री के बेटे हो, चाहे कोई और, अपराधी के साथ में व्यवहार एक जैसा ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अब 1 हफ्ते में सरेंडर करने के लिए कहा है। अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष को नहीं सुना, उन्हें जल्दबाजी में जमानत दी गई। हाईकोर्ट दोबारा मामले को सुने, जल्दबाजी में जमानत दी गई। दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी अपने आप में बहुत अहम हो जाती है। अदालत ने कहा जल्दबाजी में जमानत दी गई और पीड़ित पक्ष को सुना नहीं गया। सोचिए, ये अपने आप में बहुत सख्त टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि देखिए अगर बात की जाए आशीष मिश्रा की, तो आशीष मिश्रा के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो कोई छोटे मोटे आरोप नहीं हैं। ये लोगों को कुचलने के, रौंदने के, नरसंहार के जो आरोप लगे हैं वो कोई छोटे आरोप नहीं है। उसके बावजूद भी राहत मिल गई थी आशीष मिश्रा को। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि कोई राहत सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लेते हुए यह साफ कर दिया
कि कोई राहत नहीं, जमानत रद्द कर दी गई और 1 हफ्ते में सरेंडर करने को कहा गया है। साथ ही साथ ये भी कहा कि पीड़ित पक्ष को सुना नहीं गया। ये बेहद सख्त टिप्पणी है पीयूष कि पीड़ित पक्ष को सुना नहीं गया। हाईकोर्ट इस पूरे मामले को दोबारा ध्यान से सुने। पीयूष, आज ही में फैसला लिया गया। निश्चित हाँ। तौर पे सुप्रीम कोर्ट का जो इशारा है वो हाई कोर्ट की तरफ था, क्योंकि हाई कोर्ट में जिस प्रकार से आशीष मिश्रा के वकीलों की ओर से दबाव बनाया गया था और जिस प्रकार से दलीलें पेश की गई थी, और जाहिर सी बात है कि आशीष मिश्रा कोई छोटे आदमी नहीं है, वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं। और ये बात जो आशीष मिश्रा के विरोध में जो वकील पेश हुए थे, यानी किसानों की ओर से, किसानों के परिवारों की ओर से जो वकील पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि आशीष मिश्रा कोई छोटे आदमी नहीं है और जिस प्रकार से हाईकोर्ट में फैसला दिया गया और निश्चित तौर पे न्यायपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि ये गंभीर मसला है। करीब करीब 3 से 4 किसानों को कुचलने का मामला है, गोलियां चलाने का मामला है और कई मौकों पर इस बात की पुष्टि भी कई जगहों पे हुई थी, आरोपियों की भी पहचान की गई थी। मामला जांच अभी चल रहा है। ऐसे में आशीष मिश्रा टेनी अगर जमानत पे बाहर होते हैं तो जांच को भी प्रभावित कर सकते हैं। इस बात की भी जो जिक्र है वो सुप्रीम कोर्ट में किया गया है। पीयूष, वापस लौट रहे हैं आपके पास में। देखिए, लखीमपुर खीरी हिंसा में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी गई है। सोमवार को फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को 1 हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे और लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द किया और पीड़ित पक्ष की सुनवाई ठीक से नहीं हुई, यह कहा कि जमानत देने में जल्दबाजी की है। हाईकोर्ट की तरफ यह इशारा था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को इस मामले पर फिर से सुनवाई करने को कहा है। कोर्ट ने आशीष मिश्रा को सरेंडर करने को कहा है। ये फिलहाल बड़ा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर है और ये बहुत बड़ा झटका फिलहाल आशीष मिश्रा के लिए है, क्योंकि आशीष मिश्रा 10 फरवरी से लगातार खुली हवा में सांस ले रहा था। लेकिन उससे पहले जो हुआ लखीमपुर खीरी में, वो दर्द लोगों का उस दौरान में फिर से बढ़ गया था जब आशीष मिश्रा बाहर आया था। तो देखिए, आपको पूरा अपडेट हम लगातार दे रहे हैं। आशीष मिश्रा को सरेंडर करना होगा, कोई राहत आशीष मिश्रा को नहीं मिली है। आशीष मिश्रा की बेल के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। 30 मार्च को दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और आज इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई और इस पूरे मामले पर सुनवाई होते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत आशीष मिश्रा को नहीं दी और साफ साफ ये कहा कि वो चाहे गृह राज्य मंत्री के बेटे हो, चाहे कोई भी हो। अवध जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवध, आशीष मिश्रा को कोई राहत नहीं, अभी तक वहां उनके परिवार के लोग या क्या कुछ रिएक्शन वहां से आ रहा है? जो जहां पर ये पूरी घटना घटी वहां के किसान क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए पूजा, आज साफ तौर पर निश्चित ये सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा फैसला है और फैसला आने के बाद किसानों में जहां थोड़ा यानी राहत देखी जा रही है, वहां पीड़ित पक्ष जो है, पीड़ित के जो यानी परिवार के लोग हैं वो कस्मा में फंसे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये हाई कोर्ट का फैसला आया था उसके बाद लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे थे कि इतने बड़े गंभीर मामले में किस तरीके से हाई कोर्ट ने फैसला दिया, जिसके बाद से तमाम तरीके के सवाल उठाए जा रहे थे और लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आएगा। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद लोगों को न्याय की आस जगी है। जो किसान पक्ष के लोग थे उनका कहना है कि हमको सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला है। अच्छा, मतलब लोग जब इंतजार कर रहे थे कि तभी गुस्सा लोगों में था इस पूरे प्रकरण में, जो हुआ वो बेहद दर्दनाक था। जिस तरीके से रौंद दिया गया लोगों को, वो दर्दनाक तस्वीरें किसानों की, पत्रकार जो इसके अंदर जिसकी मौत हो गई, इस पूरे मामले पर लोगों के सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो अभी क्या कुछ रिएक्शंस हैं उनके? देखो पूजा, साफ तौर पर रिएक्शन तो लोगों का यही है कि जिस तरीके से हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था उसके बाद लोगों में तरह तरह की प्रतिक्रिया थी और आज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो लोग ये कह रहे हैं कि अभी भी न्याय बचा हुआ है, लोगों को न्याय मिलता है और आज सुप्रीम कोर्ट से उन लोगों को न्याय मिला है। जिस तरीके से घटना हुई थी काफी अपने आप में एक गंभीर घटना थी, क्योंकि 8 लोगों की, एक पत्रकार समेत 8 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद यह घटना पूरे देश में एक यानी खबर बनी और उसके बाद जिस तरीके से पूरा मामला चल रहा था उसको लोग कह रहे थे कि जो हाई कोर्ट ने
बेल दी है, वो सरासर यानी कहीं ना कहीं इंगित कर रही थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवध आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। रुकना छोटे से ब्रेक के लिए।